डियर स्टूडेंट्स एंड फिजिक्स लवर्स, दिस इज रितेश सिंह। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने, या ये कहें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने ये देखा था कि दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर फोर्स क्यों लगा रहे हैं। ठीक, उसके पीछे हम लोगों ने रीजन ये पाया था कि चार्ज पार्टिकल जब भी नेचर में आते हैं तो वो अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाता है और वो फोर्स हम लोगों ने देखा था F = Q × E। E जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है उस पॉइंट पर। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बोर्ड से रिलेटेड कुछ थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स किए थे और उस पर हमने कंसेप्ट डेवलप किए थे कि चार्ज पार्टिकल, अगर एक पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर कितना होगा और उसके थोड़े बहुत कुछ हम लोगों ने बोर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स किए थे। आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज बॉडीज़ हैं, उनसे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर कितना डेवलप होगा, कितना वो प्रोड्यूस करेंगे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो जब भी आपके पास बॉडी कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब चार्ज वहां पर यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। ठीक, अब चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ तो चार्ज तो अब पॉइंट चार्ज, अगर एक पॉइंट चार्ज होता तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम बता लेते थे 1/4πε0 Q/r²। लेकिन अगर चार्ज उस पूरी बॉडी पे जगह जगह फैला हुआ है तो उस केस में हम एक पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करें तो हर एक, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज जो है वो बहुत से इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट चार्ज से मिलकर बना हुआ है। ठीक, तो हर एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर पता करना पड़ेगा और फिर उसे हमें ऐड करना पड़ेगा। तो अब सोचो कि कितना एडिशन हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी एडिशंस हो जाएंगे। तो उस एडिशन को हम लोग कैलकुलस की मदद से सॉल्व कर लेते हैं और कैलकुलस में हमारे पास एक टूल है जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन से हम लोग उन चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम मान लो ये बात करेंगे कि कैसे हम लोगों को किसी भी कंटिन्यूअस चार्ज बॉडीज के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो कुछ पहले स्टेप्स देखेंगे, कुछ प्रोसेस हम लोग सीखेंगे। इसके बाद फिर आज की क्लास में हम लोग एक चार्ज्ड रिंग से उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एक सर्कुलर आर्क है जो चार्ज्ड है उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, और एक डिस्क है उस डिस्क के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को देखनी है। एक चार्ज डिस्क की वजह से उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। तो सबसे पहली चीज जो है, जो प्रोसेस टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट बाय यूजिंग, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी, तो उसके लिए सबसे पहली चीज हम लोगों को क्या करना होता है, सेलेक्ट अ स्मॉल चार्ज। एक छोटा सा चार्ज पहले सेलेक्ट करना होगा, उसे हम बोलेंगे dq। ठीक है, एक छोटा सा चार्ज। अब ये dq कैसे सेलेक्ट किया जाए, क्योंकि चार्ज हो सकता है आपके पास एक लाइन है, इस लाइन पर चार्ज कहीं फैला हो सकता है कि आपके पास एक सरफेस है, इस सरफेस पे चार्ज कहीं फैला यूनिफॉर्मली चार्ज यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है आपके पास एक वॉल्यूम है, इसमें पूरा चार्ज कहीं फैला हो, हर जगह चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो इन सब के लिए कुछ हम लोग टर्म्स याद रखते हैं, और वो टर्म्स क्या है। अगर मान लो कि आपका चार्ज एक लाइन पर फैला हुआ है तो सबसे पहले हम लोग इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी पता करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसको हम सिंबल देते हैं लैम्डा, और लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, अगर इसके ऊपर हमें मालूम है कि टोटल चार्ज कितना है Q, और इसकी लेंथ हमें पता है कि इसकी लेंथ है L, तो उस केस में लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होता है Q/L, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है उसे हम बोलते हैं Q/L। ठीक, अब अगर हमें चार्ज पर यूनिट लेंथ मालूम हो गई तो इसमें अगर मान लो कि हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, इतना पोर्शन हम ले लिया, और इसके अंदर हम मानते हैं कि एक चार्ज यहाँ पर आ गया, उतना चार्ज हमने ले लिया dq। उसको बोला हमने कि इतने छोटे से पोर्शन में जो चार्ज हमें मिला वो चार्ज मिला dq। तो dq कितना होगा, उसके लिए पहले हमें इतने छोटे से पोर्शन की
एक लेंथ पता करनी होगी, लिखनी माननी होगी, और वो मान लिया हमने वो dx है, तो यहाँ से dq इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, लेमडा इंटू dx अगर कर लेंगे तो हमें ये dq पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल चार्ज जो है वो l लेंथ के ऊपर फैला है, तो q बाई एल चार्ज पर यूनिट लेंथ हो गई, और dx लेंथ में कितना चार्ज है, dq। सेम वैसे ही अगर ये मान लो सरफेस है और सरफेस के ऊपर चार्ज फैला है, टोटल चार्ज कितना है, q जो है वो इस सरफेस के ऊपर फैला है, ठीक, और इस सरफेस का एरिया जो है वो s है। तो यहां पर हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसे हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहां पर कैलकुलेट करेंगे और उसे बोलते हैं सिग्मा। और टोटल चार्ज कितना है, q डिवाइडेड बाई एरिया s, या फिर हम एरिया a भी लिख सकते हैं। तो यहां पे मालूम चल गया कि एक छोटे से यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, ठीक। अब अगर हमें यहां पर एक स्मॉल चार्ज एलिमेंट पता कर लेना है, तो मान लो हमने इतने एरिया पर चार्ज, इतना एरिया ले लिया और इसको हमने बोल दिया कि ये हमारा एक पॉइंट चार्ज है dq। तो इस dq की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, चार्ज पर यूनिट एरिया पता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा, और इसके बाद अगर इस छोटे से एरिया को हमने नाम दे दिया ds, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ds, ठीक है। यहाँ पर हम dq लेमडा इंटू dx की बात करेंगे। सेम वैसे ही अगर हम इसमें बोलें कि हमारे पास ये टोटल चार्ज इसको दिया गया है q और इसका टोटल वॉल्यूम है v, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास एक स्फीयर है, ये सीट थी, एक प्लेन सरफेस था, ये एक लाइन चार्ज था, और ये क्या है, एक स्फीयर है, मतलब ये 3D में है पूरा पूरा। तो इस केस में अगर आप देखो कि मान लो एक फुटबॉल है, फुटबॉल के हर एक पॉइंट पर अंदर बाहर हर जगह चार्ज है, तो हम ये देखेंगे कि टोटल चार्ज इस पर तो q है, टोटल वॉल्यूम क्या है, v है। तो अगर मान लो यहाँ पर आप एक छोटा सा एलिमेंट लोगे तो वो एलिमेंट का तो वॉल्यूम ही मिलेगा ना, ठीक। अगर वॉल्यूम मिलेगा तो हमें पहले चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम पता करना चाहिए, और उसको हम चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को बोलते हैं रो, और रो क्या है, q बाई v, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और इसके बाद अगर हमें यहाँ पर एक छोटे से वॉल्यूम में dv हमने वॉल्यूम लिया, और इस वॉल्यूम में चार्ज हमें dq मिला, पॉइंट चार्ज, तो ये dq इक्वल टू क्या करेंगे, रो dv, तो ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब भी कभी कंटिन्यूअस चार्ज बॉडीज होती है तो हम लोग सेलेक्ट अ स्मॉल चार्ज, एक स्मॉल चार्ज पार्टिकल, एक स्मॉल चार्ज सेलेक्ट करते हैं, और अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो ऐसे सेलेक्ट करेंगे, सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो ऐसे सेलेक्ट करेंगे, और अगर किसी वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो ऐसे सेलेक्ट करेंगे। फिर दूसरा है कि इस चार्ज एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, हम ये पता करेंगे E फील्ड ड्यू टू चार्ज एलिमेंट। जो ये चार्ज एलिमेंट है, स्मॉल चार्ज एलिमेंट लिख देते हैं हम यहां पर, तो सेलेक्ट अ स्मॉल चार्ज एलिमेंट, ठीक। अब ई फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एलिमेंट, उस चार्ज एलिमेंट की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर जिस पॉइंट पर बोला जा रहा है कि इस पूरे बॉडी के इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो वहां पर हमें पहले इस छोटे से चार्ज के वजह से एक छोटी सी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे हमें पता करेंगे, और उसे हम मान लो बोल रहे हैं DE। तो यहां पर अब देखो, अगर एक छोटा सा हमने यहां पर एक पॉइंट लिया है, मतलब इसको इसमें से छोटा सा पार्ट लिया, तो इस छोटे से पार्ट को हम ये मान सकते हैं कि ये पॉइंट चार्ज है। वैसे यहां पर भी हम एक छोटा सा सरफेस लिए तो मान सकते हैं कि ये एक पॉइंट चार्ज है, और यहां पे एक छोटा सा वॉल्यूम लिए हैं तो उसे भी हम मान सकते हैं कि ये एक पॉइंट चार्ज है, क्योंकि एक छोटे से पार्ट को हम एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो अब हम वो फॉर्मूला लगा दे रहे हैं जो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर हमें देखा था, तो वो क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज लिखते थे तो हमारा चार्ज तो dq है, और मान लो r डिस्टेंस पर हमें देखना है तो r स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को जनरली हम लोग k लिखा करेंगे, k dq बाई r स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन भी होगी, डायरेक्शन किसकी तरफ होगी, r, जैसे हमारा यूनिट वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर r की तरफ होगा। इसके बाद तीसरी चीज, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको कंपोनेंट पता करना है, और वो कंपोनेंट कैंसिलिंग कंपोनेंट और एडिंग कंपोनेंट। तो सबसे पहले हमें चेक करना है
चेक फॉर कैंसिलिंग कंपोनेंट। अब बात करते हैं कि भाई हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट क्यों पता कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि हमने पहले छोटे से चार्ज एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता किया। अब हम लोग यहां पर करने क्या जाएंगे कि एक छोटे से चार्ज एलिमेंट की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया तो अब हम इस पर यूज करेंगे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन की कुछ लिमिट हम ऐसे बनाएंगे कि वो यहां से लेके यहां तक पूरा के पूरे चार्ज को ऐड कर दे, और ऐड करेगा, और इस फॉर्मूले को हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो वहां से हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐड होके मिल जाएगी। ठीक, तो अब बात आती है इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन एक्चुअल में बेटा अगर कभी हम किसी बॉडी किसी भी सिस्टम को इंटीग्रेट करते हैं तो वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ऐड नहीं करता है, वो एक स्केलर एडिशन देता है। तो हमको ये बात मालूम है कि अगर दो वेक्टर एक डायरेक्शन में हैं, ए और बी, दोनों की डायरेक्शन एक है, तो हम इनके मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली ऐड करके रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में कुछ एंगल है तो उस केस में हमारा एडिशन का रिजल्ट, वेक्टर एडिशन का रिजल्ट चेंज होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर आपने डी किसी एक वेक्टर को, स्मॉल वेक्टर, एक स्मॉल डी आपने ले लिया, हमने यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे, ठीक। तो आपने अगर मान लो एक डी वेक्टर कैलकुलेट कर लिया, पता कर लिया, और वहां पर सीधे सीधे अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको रिजल्ट गलत मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस डी के कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। उसके हमारे पास मान लो हो सकता है कि एक्स एक्सिस में कुछ वैल्यू हो, कुछ वाई एक्सिस में हो, कुछ जेड एक्सिस में हो, इसकी वैल्यू हो सकती है। और अगर हम उसको ऐड करेंगे, मतलब एक्स वाई जेड के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा, तो वो डायरेक्टली ऐड नहीं किए जा सकते। तो इंटीग्रेशन को यूज करने से पहले हमें इस डी के जो कंपोनेंट्स हैं, पहले उन कंपोनेंट्स को देखा जाता है कि जितने कंपोनेंट्स बनेंगे उन कंपोनेंट्स को देखो, और उसके बाद आप चेक करो कि कैंसिलिंग कंपोनेंट्स कितने बन रहे हैं, कौन कौन से, क्या यहां पर कुछ कैंसिलेशन हो रहा है क्या। और कैंसिलेशन कैसे चेक करते हैं? मान लो आपके पास, ये हमारे पास एक रॉड है, कैसे, इसको हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये रॉड है और कहा जा रहा है कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो आपने क्या किया कि यहां से x डिस्टेंस पर आपने एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट ले लिया dq, और इस dq के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे बन गई। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर बना और एक कंपोनेंट इधर बना। अगर आप इस dq को सीधे सीधे यहाँ पर de अगर लिख दोगे तो इस d को इंटीग्रेट कर देने पर रिजल्ट गलत मिलेगा। अब dq मिला, अब देखो x डिस्टेंस पर अगर ये एक एलिमेंट है तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये, और इसका एक कंपोनेंट है dex और ये है dey, ठीक है। क्या इस चार्ज का कोई इसमें सिमेट्रिकल पार्टनर है कि नहीं? इसमें ये देखो, क्या इसका कोई ऐसा पार्टनर है जो इसके किसी भी कंपोनेंट के को कैंसिल करेगा? तो चेक करने पर देखा जाता है कि हाँ भाई, यहां से अगर हमने यहां पर एक चार्ज एलिमेंट लिया होता तो इस चार्ज एलिमेंट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर बनती, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट तो इधर होता। तो ये वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट को तो कैंसिल कर रहा है, क्योंकि अगर हम ऐड करेंगे तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल हो जाएंगे, और इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट और इसका इस डायरेक्शन कंपोनेंट ऐड हो रहा है। तो हमेशा हम लोगों को जब भी कभी ये बात कर लेते हैं, डी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उसके बाद हमको कैंसिलिंग कंपोनेंट चेक करने होते हैं कि कैंसिलिंग हो रही है कि नहीं, कुछ सिमेट्रिकल पार्टनर है कि नहीं उस चार्ज डी का इस पूरे सिस्टम में, जो वहां पर उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट इसके किसी कंपोनेंट से कैंसिल हो रहा हो। तो ये चेक करना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो हम लोग चेक करेंगे कैंसिलिंग कंपोनेंट्स का। कैंसिलिंग कंपोनेंट चेक करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास एडिंग कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। चेक फॉर एडिंग कंपोनेंट्स, ठीक। तो अब हमें एडिंग कंपोनेंट्स को चेक करना है। तो भाई जाहिर सी बात है कि यहां पर देखो, इसका इस DE मान लो DE1 बोल दो और इसको हम DE
2 बोल देते हैं। तो इसके वजह से एक कंपोनेंट इधर और इसके वजह से एक कंपोनेंट आपस में ऐड हो रहे थे। जब ऐड हो रहे थे तो इन दोनों को ऐड किया। अब ऐड करने पे इसका मतलब है कि इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट पहले पता कर लो कि इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है। मतलब इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो सबके वर्टिकल कंपोनेंट तो एक ही डायरेक्शन में आएंगे, तो उनको हम डायरेक्टली बाय यूजिंग इंटीग्रेशन ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमें इधर वाले कैंसिल हो गए तो उसको हटा देंगे, तो हम केवल DE का, अगर ये एंगल मान लो थीटा है तो हम इस DE को क्या लिख सकते हैं, DE कॉस थीटा निकाल दो और फिर इसको इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इंटीग्रेट कर दोगे तो इसके जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट है, इस पॉइंट का वर्टिकल कंपोनेंट, इस छोटे से चार्ज का वर्टिकल कंपोनेंट, इस चार्ज का वर्टिकल कंपोनेंट, सबके वर्टिकल कंपोनेंट बाय यूजिंग इंटीग्रेशन आपस में ऐड हो जाएंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस डायरेक्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो एडिंग कंपोनेंट्स चेक करना होता है और उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक फॉर्मूला डेवलप करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेवलप अ फॉर्मूला फॉर एडिंग कंपोनेंट्स। और इसमें सबसे खास बात यह है, इन वन वेरिएबल हो सकता है कि कभी आपको इसके एडिंग कंपोनेंट्स निकालने में दो वेरिएबल आ जाए, तो उन दोनों वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो, क्योंकि हमें इंटीग्रेट करना होगा तो किसी एक वेरिएबल में हम लोग काम करेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे जब कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पर देखना कि 2 वेरिएबल आ जाएंगे, तो 2 वेरिएबल से एक वेरिएबल में कन्वर्जन कैसे होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। जनरली अक्सर होता क्या है कि जब भी हम लोग इस बात को शुरू करते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, तो सीधे सीधे हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। इसका मेन कंसेप्ट क्या है उसके बारे में हम बात ही नहीं करते हैं, लेकिन यहां पर पहले आप इसकी बात को सीखिए और इसके बाद हर एक तरह के बॉडी के ऊपर आप खुद अपना दिमाग लगाइए और खुद इस तरह की चीजों को करिए और करके देखिए। ठीक, तो चेक कर लिया हम लोगों ने एडिंग कंपोनेंट्स, और एडिंग कंपोनेंट्स चेक करने के बाद हमने उसके लिए डेवलप अ फॉर्मूला फॉर एडिंग कंपोनेंट्स इन वन वेरिएबल। अगर कई वेरिएबल में है तो उसको कन्वर्ट करके एक सिंगल वेरिएबल बनाइए। उसके बाद लास्ट पार्ट है कि इंटीग्रेट द एडिंग components within a proper limit। अब उसे हम एक प्रॉपर लिमिट में क्या कर देंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे और वहां से हमें क्या मिल जाएगा, एक नेट रिजल्ट या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे एक चार्ज रिंग है, उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, और इन सारी चीजों को यूज करके एक एक स्टेप को हम यूज करके वहां पर इस काम को करेंगे। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सिस। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक चार्ज रिंग लेते हैं। ठीक, और मान लो ये आपके पास एक चार्ज रिंग है। ठीक है, ये हमारे पास एक चार्ज रिंग है। इस चार्ज रिंग का रेडियस हमको पता है, इस रिंग का रेडियस हमें मालूम है कि इसका रेडियस है a, और इसकी एक्सिस क्या है, इसकी एक्सिस ये है, और इसके एक्सिस पे कोई पॉइंट है P, और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। ठीक, और इस पॉइंट की डिस्टेंस यहां से जो है, ये हमने मान लिया कि ये डिस्टेंस है इसकी x, क्योंकि हमने इसको ऐसे रखा है कि इसकी एक्सिस जो है वो x एक्सिस पर आ गया, तो हमने ये कर लिया। ठीक, और इस रिंग को जो टोटल चार्ज गिवन है, टोटल चार्ज मिला हुआ है, वो टोटल चार्ज इसका है Q। हमको ये पता है कि इसका टोटल चार्ज है Q, और वो टोटल चार्ज इस पर ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये पॉजिटिव चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
ठीक। अब इसके वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन रही है, या इसके एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन रही है, हमें यह पता करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या लेना होता है कि एक चार्ज एलिमेंट लेंगे। अब यहां पर आप कहीं पर भी क्या कर लो, एक चार्ज एलिमेंट ले लो। मान लो कि हमने चार्ज एलिमेंट यहां ले लिया, और चूंकि ये आर्क है, ये एक तरीके से सर्किल है, सर्किल पर हमने इस पॉइंट पर क्या किया, इतने पोर्शन को हमने एक चार्ज एलिमेंट के तौर पर ट्रीट कर लिया। ये हमारा चार्ज एलिमेंट है। और चार्ज एलिमेंट इसका हम चाहें तो देखा जाए तो इसका जो आर्क है वो आर्क आपका मान लेते हैं कि वो आर्क है ds लेंथ का हमने एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट ले लिया, और इस पर कितना चार्ज है वो चार्ज हम बोलते हैं dq। तो अब इस dq चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो आप याद करो, देखो एक रिंग अगर ऐसे है तो इस रिंग के एक्सिस पर अगर कोई एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है इस रिंग के किसी एलिमेंट से, तो वहां से उस लाइन को सीधे मिला दो। ऐसे अगर मिलाओगे तो वो लाइन इस तरीके से बनेगी। इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पर वो ऐसे होगी। इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और उसको हमने नाम दे दिया DE। ठीक है, तो ये आपके पास ऐसे, हाँ ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा आप एक चीज देखो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की लेंथ कितनी होगी। आप अपनी इमेजिन करो कि एक रिंग है और उस रिंग का एक सेंटर से इसको हमने इस पॉइंट पर, भाई रेडियस पर ही, इसके सरकमफ्रेंस पर ही कोई ना कोई हम पॉइंट लेंगे, चार्ज लेंगे। तो यहाँ से इसका अगर ये डिस्टेंस x है, ये a है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, √x² प्लस a²। हमको ये चीज़ तो पता चल गई। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक चार्ज एलिमेंट लिए हैं dq। तो dq है यहां पर, अगर हम dq को उसमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में ना भी ब्रेक करें तब भी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन हमें यहां पर dq को तो लिख लेते हैं। जो पहला काम हमने बताया था उसको देख लेते हैं। ये बताओ इस टोटल इस रिंग के ऊपर चार्ज कितना है, q। तो अगर हम इसका लेमडा देखें, लेमडा मतलब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये लीनियर चार्ज है ना, चार्ज एक रिंग के ऊपर फैला हुआ और रिंग एक लाइन ही है, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेमडा देखें तो टोटल चार्ज कितना है, Q। और ये टोटल चार्ज कितने लेंथ पर फैला हुआ है, तो इसका रेडियस अगर a है तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, 2πa। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इसकी है लेमडा, और लेमडा इज इक्वल टू कैपिटल Q/2πa। तो अब अगर छोटा सा ds है, इस ds लेंथ पर अगर देखा जाए तो कितना चार्ज है, तो क्या करेंगे, लेमडा इंटू ds। ठीक, और इसको हमने ऐसे लिख लिया, लेमडा इंटू ds। अब इस dq चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड dE पता करो। तो dE अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0, और ये होगा dq/ इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या है, यहां से लेके यहां तक के बीच की √x² प्लस a²। तो डिस्टेंस का स्क्वायर करना होता है, तो यहां पर आ जाएगा x² प्लस a²। ठीक है, उसकी डायरेक्शन ये दिख रही है, हम उसकी डायरेक्शन को नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, अब dq को लेमडा ds भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा यहाँ पर, या चाहे तो लिख भी दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर बाद में लेमडा को हमें इसी फॉर्मेट में q के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ जाएगा। ठीक, तो चाहो तो आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला हमारा स्टेप था कि चूंकि ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी पता करो, तो Q/2πa। और इसके बाद उस छोटे से चार्ज एलिमेंट की वजह से गिवन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो DE पता कर लिया दिस, और ये क्या हो जाएगा, dq इक्वल टू लेमडा ds अपॉन 4πε0 x² प्लस a²। ठीक है, इतना काम कर लिया। अब बात करते हैं कि इसका कैंसिलिंग कंपोनेंट और एडिंग कंपोनेंट चेक करते हैं। अगर मान लो कि ये एंगल थीटा है, तो आप बताओ इस DE का एक कंपोनेंट इधर होगा इस डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में होगा।
ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये आपके पास आएगा DE साइन थीटा और DE कॉस थीटा, और ये होगा DE साइन थीटा, DE साइन थीटा। ठीक, अब देखो कि क्या इस चार्ज एलिमेंट का कोई सिमेट्रिकल पार्टनर होगा? क्यों नहीं होगा, जाहिर सी बात है कि अगर एक रिंग लोगे, यहां पर अगर तुमने चार्ज लिया तो जस्ट इसके मतलब अपोजिट पॉइंट पर भी एक चार्ज पार्टिकल होगा। मान लो यहां पर तुमने अगर एक चार्ज पार्टिकल ले लिया तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इधर, और इसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, तो ये वाला कंपोनेंट तो इस वाले कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा, इसका मतलब कैंसिलिंग कंपोनेंट है। तो इस DE के जो कैंसिलिंग कंपोनेंट है उनको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, और इसका जो एडिंग कंपोनेंट है अब वो निकालते हैं, क्योंकि कैंसिलिंग कंपोनेंट यहां पर आ रहा है। हम DE के दो कंपोनेंट देखें, DE साइन थीटा और DE कॉस थीटा, लेकिन DE साइन थीटा क्योंकि इस चार्ज का जस्ट एक सिमेट्रिकल पार्टनर है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगी, मतलब इस पार्ट को कैंसिल कर देगी। जब कैंसिल ही हो जाएगा तो इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है हमें। DE साइन थीटा मतलब हमें उसका जो ये वाला डायरेक्शन का कंपोनेंट है जिसको हम y डायरेक्शन में मान लो है, तो इसको हमें ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम इसका एडिंग कंपोनेंट क्या है, DE cos थीटा। अब DE cos थीटा पता करें, DE हमें पता है तो ये लिख लिया लैम्डा ds अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब cos थीटा, अगर इसका cos लोगे तो cos थीटा देखो बेस कितना है इसका, क्योंकि इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखा जाए तो इसका बेस कितना है x, और ये इसका हाइपोटेनस कितना है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो लिखेंगे x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और अगर हम इसको ठीक से लिख लें तो DE cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेम्डा इंटू एक्स। एक्स तो एक कांस्टेंट लेंथ है, कोई दिक्कत नहीं है, और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और जो वेरिएबल है उसको हम क्यों लिखेंगे, और ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर कितनी आ जाएगी। अब यहाँ पर पावर 1 और इस पर पावर है 1/2, तो ये पावर आ जाएगा 3/2। ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, कांस्टेंट है, और वेरिएबल क्या है, केवल और केवल ds। ठीक, अब अगर ये वेरिएबल ds है तो इसे हम लोग क्या करें, अब ये हमारे पास DE का फॉर्मूला बन गया। अब लास्ट पार्ट क्या था कि जो हमारे पास एडिंग कंपोनेंट्स थे उनको एक सिंगल वेरिएबल में ले आना। तो देखो यहाँ पर केवल और केवल एक वेरिएबल है ds। ds क्या है, आर्क लेंथ। और अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें इस पूरे सर्किल पर इस तरीके से, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो ये ds कितना मिल जाना चाहिए, क्योंकि इस सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई a मिल जाएगा। ds को इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि लेम्डा क्या है, फिक्स है। x क्या है, इस सेंटर से इसकी डिस्टेंस, मान लो इसका सेंटर o है तो o से इसकी डिस्टेंस OP, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के पावर 3/2 सब कांस्टेंट है। तो अब हमारे पास जो नेट E है वो E कैसे मिलेगा, इंटीग्रेट कर दें किसको, DE cos थीटा को, और इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लेम्डा इंटू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2 ds। और ये सारी चीज़ कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या कर लें, बाहर निकाल दें। जब बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा E इक्वल टू लेम्डा इंटू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2 और इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब ds को इंटीग्रेट कर दोगे तो मिल जाएगा आपके पास E इक्वल टू लेम्डा इंटू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2, और ये मिल जाएगा 2 पाई इंटू a। ठीक,
अब आप देखो कि क्वेश्चन में गिवन क्या था, हमारे पास तो टोटल चार्ज गिवन था कि क्यू है, हमने यहाँ पर उसको लैम्डा के फॉर्म में रखा हुआ है, बाकी सब चीज़ें तो गिवन थी उसी फॉर्म में रखा है, लेकिन हमें गिवन था चार्ज और हमने इसे लैम्डा के फॉर्म में रखा है, तो फिर से हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आप देखो कि ये लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ और ये 2 पाई ए उस पूरे रिंग की लेंथ है, तो ये हमारे पास आ गया 2 पाई ए इंटू लेमडा। यहाँ पर भी देखो Q इक्वल टू 2 पाई ए इंटू लेमडा, तो लेमडा इंटू 2 पाई ए की जगह पर हम क्या कर देंगे Q, तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पर P पॉइंट पर जो इस डायरेक्शन में होगी, इधर की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रिंग की वजह से उस E का मैग्नीट्यूड मिल जा रहा है कितना, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, मिला देंगे तो क्या आ जाएगा Q इंटू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2। अब अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख लें तो यहाँ पर आई कैप लगा देंगे क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, अगर रिंग ऐसे रखा हुआ है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगी। तो ये तो रहा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डेफिनेशन, कहाँ से, एक रिंग के वजह से, एक चार्ज रिंग की वजह से उसके सेंटर, उसके एक्सिस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा आप चीज़ों को देखो कि अगर मान लो आपके पास इस P पॉइंट को हम खींच के बहुत दूर लेके चले जाएं, मतलब एक रिंग है और रिंग को हम देख रहे हैं बहुत ही दूर के किसी पॉइंट से और उस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हैं। अगर मान लो कि इसका मतलब यह है कि x क्या हो जाए, बहुत ही बड़ा हो जाए। अगर x बहुत ही बड़ा है तो उस केस में आपके पास ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैसा माना जाएगा। उस केस में देखो, इफ हम ऐसे बोल दें, इफ x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इसका मतलब अगर x इनफाइनाइट तक ले जा रहे हैं तो मतलब ये होगा कि भाई x के कंपैरिजन में a स्क्वायर, मतलब हम ये बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नियर अबाउट किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्यों, क्योंकि रिंग का रेडियस आपके पास छोटा है और ये जो डिस्टेंस है जहां पर हमें पता करना है वो बड़ी है, तो उसके कंपैरिजन में हम ये इस तरह से बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब, और यहाँ पर उस केस में ई क्या आ जाएगा, ई हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखो इसको हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को नियर अबाउट एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, तो एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल, एक्स क्यूब और ऊपर एक्स है तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा q/x²। और ये रिजल्ट याद करिए, एक पॉइंट चार्ज की वजह से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है तो उस वजह से उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। तो आप थोड़ा इमेजिन करो कि बहुत दूर से अगर किसी चार्ज रिंग को देखोगे तो वो चार्ज रिंग कैसी दिखेगी, वो चार्ज रिंग एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह दिखेगी। तो अगर वो पॉइंट ऑब्जेक्ट बन गई तो वो उसका फॉर्मूला भी क्या मिलेगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ही जो रिजल्ट था वही रिजल्ट सेम मिलेगा। मतलब इसको अगर हम P बहुत दूर है तो आप इमेजिन करो, अपने मन में सोचो कि अगर भाई कोई भी एक, मान लो कि आपके पास रेक्टेंगुलर शेप का कुछ एक पार्टिकल है, नज़दीक से तो वो शेप में दिख रहा है, लेकिन अगर बहुत दूर से देखोगे तो वो एक पॉइंट दिखेगा, तो उसका जो रिजल्ट आना चाहिए उस पॉइंट पर बहुत दूर से देखने पर तो पॉइंट ऑब्जेक्ट वाला ही रिजल्ट मिलना चाहिए, और वो मिल भी रहा है। अगर x की वैल्यू बहुत ही बड़ी है विद रिस्पेक्ट टू a तो ये चीज़ हमें मिल जाएगा। अच्छा, मैंने आपको इसके पिछले वाले लेक्चर में ये बोला था कि अगर एक रिंग है और ये चार्ज है ऐसे, इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहा था कि 0 होगा। और याद करो, हमने इसको कंसेप्ट दूसरे तरीके से बताया था कि अगर एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल पर इक्वल चार्ज तीनों पॉइंट पर हैं, तो उसको बढ़ा दिया, स्क्वायर कर दिया, और पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन इस तरह से बढ़ाते चले जाएंगे तो धीरे धीरे एक सर्किल का रूप ले लेगा और उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ट्रायंगल था, तीनों पॉइंट पर अगर चार्ज इक्वल थे उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी। एक स्क्वायर था, चार्ज इक्वल थे चारों कॉर्नर्स पे तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अगर 5 भुजाओं की कोई आकृति है तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। 6 की है और सब पर कॉर्नर पर सेम चार्ज रखे हैं तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। उसको बढ़ाते चले जाओ तो एक सर्किल बन जाएगा, सर्किल के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रही थी। उस कंसेप्ट से देखा था हम लोग। क्या इसको यहां से भी देख सकते हैं क्या
इस x को छोटा कर दो ना तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, इस वही वाली सेम चीज़ तो है दो, जैसे हमने वहाँ पर बात की, देखो सेम चीज़ यही तो है। यहाँ पर एक रिंग है, रिंग के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वहाँ पर भी एक हमारे पास सर्किल था, मतलब रिंग था, उसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आई थी। अब अगर इस x को क्या कर दो 0 तो तुम कहाँ चले आओगे, O पर, इसके सेंटर पर। तो अगर इफ x इक्वल टू 0 कर दोगे तो उस केस में आपके पास E की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। पिछले लेक्चर में हमने यही बात कही थी कि अगर हम इसको कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी मानेंगे तो उसके वजह से एक फॉर्मूला डेवलप करेंगे और उस फॉर्मूले से भी हम लोग इसको डिफाइन कर लेंगे कि उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी। अब हमारी बात होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज्ड सर्कुलर रॉड या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज्ड सर्कुलर आर्क। ठीक, तो अब हम उसको देखेंगे। तो पहले इसको हम हटाते हैं यहाँ से। तो अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई फील्ड ऑफ अ चार्ज्ड सर्कुलर रॉड या आर्क ऑन इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो मान लो कि आपके पास ये एक एक्सिस है, इस एक्सिस पर एक रॉड है, ये एक आर्क है, ऐसे। इस बात को थोड़ा समझना है। और इस आर्क का ये कर्व है, इस कर्व का सेंटर ये है, मान लो इसका कर्व का सेंटर है ये O, और यहाँ से ये क्या कर रहा है, अगर हम इसको मिला दें और इससे इसको मिला दें तो ये एंगल 60 डिग्री इधर और ये 60 डिग्री इधर, मतलब ये पूरा है कि एक पॉइंट पर 360 डिग्री का एंगल बनता है। लेकिन यहाँ उसमें बोला गया है कि ये 120 डिग्री की ही लेंथ, ये एंगल पर जितना आर्क है उतना आर्क है। और इसके ऊपर चार्ज जो है माइनस क्यू है। अब प्लस क्यू बात करते हैं, माइनस क्यू, इसका मतलब इस पर चार्ज क्या होगा, माइनस चार्ज इस आर्क पर। ठीक, थोड़ा सा अगर हम इसको करते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता है कि ये वाला एंगल प्लस 60 डिग्री, ये माइनस 60 डिग्री, मतलब ये पूरा 120 डिग्री के एंगल के ऊपर ये आर्क बना हुआ है। फिर से हम लोग का पहला पॉइंट वही होगा कि हम इसका एक क्या लें, चार्ज एलिमेंट। चार्ज एलिमेंट लेने से पहले हमें इसका क्या देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये, तो इसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, लेमडा। तो लेमडा क्या होगा, इसका लेमडा टोटल चार्ज कितना है, हम माइनस क्यू है तो चलो उसकी डायरेक्शन हम माइनस क्यू की वजह से बना लेंगे, हम उसको लिखेंगे टोटल चार्ज, तो क्यू है। लेकिन ये टोटल लेंथ कितनी है, चार्ज पर यूनिट लेंथ ही बात करना है ना, तो ये टोटल लेंथ कितनी होगी, अगर इसका यहाँ से रेडियस r है तो इसकी टोटल लेंथ ये कितनी है, क्या होगा इसका, अगर एक पूरा सर्किल होता तो इसकी टोटल लेंथ क्या होती, 2 पाई r। लेकिन अगर ये एंगल 120 का है तो आप बताओ 360 का 120 तो 1/3 ही है ना, इसका मतलब ये लेंथ भी कितनी आएगी, 1/3 ऑफ इसके सरकमफ्रेंस। ठीक भाई, जाहिर सी बात है कि एक सर्किल है ये, तो इस सर्किल के सेंटर पर एंगल बना 360 डिग्री का। अब 360 डिग्री पर ये कितना पूरा का पूरा ये डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, ये होता है 2 पाई r। लेकिन अगर हम देखें 120 डिग्री के एंगल पर कि 120 डिग्री पर कितना लेंथ है, तो ये 120 डिग्री पर इतना होगा, अगले 120 डिग्री पर इतना होगा और अगले 120 डिग्री पर इतना है। तो हमारे पास एक 120 डिग्री के ही एंगल की वजह से जो आर्क बना उस आर्क को यहाँ लिया गया है। तो वो क्या हो जाएगा, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, डिवाइड बाई 3। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई r बाई 3। तो ये हो जाएगा 3q अपॉन 2 पाई r, इसका रेडियस अगर r है तो लेमडा हमें मालूम हो गया। अब मान लो हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले चार्ज एलिमेंट लेना है, तो हम एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट यहाँ पर लेते हैं। इस पॉइंट पर हमने एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट ले लिया और इसे हम एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और ये इसकी जो डिस्टेंस है जितना हमने लिया है वो है ds, और इसमें जो चार्ज इनक्लोज्ड हुआ है
वो है डी क्यू। अब ये डी क्यू चार्ज निगेटिव है तो ये क्या करेगा, इस निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस डायरेक्शन में इधर आएगी, डीई इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, इसका यहां से एंगल क्या है, थीटा, ये भी मान लिया हमने, इसका एंगल यहां से थीटा है। तो पहले इस dq चार्ज की वजह से इतने डिस्टेंस पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो dE है उस dE को निकाला जाए। सबसे पहले भाई चार्ज एलिमेंट ले लिया हम लोग, अब dq, तो dq इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा ds, क्योंकि ये लेंथ कितनी है ds और ये चार्ज पर यूनिट लेंथ आपका आ गया लेमडा, लेमडा को आगे हम लोग अब पुट करेंगे तो लेमडा इंटू ds। तो अब इस dq चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये dq चार्ज तो हमारा एक पॉइंट चार्ज हो गया, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि नेगेटिव है तो डायरेक्शन इस तरफ होगी। ठीक, तो dE जो आपके पास आएगा वो होगा, अब हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k लिखा करेंगे। ठीक, तो हमने इसको लिख लिया k dq, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, आर्क है तो आर्क इस सेंटर से हमेशा डिस्टेंस इसकी r रेडियस के बराबर होगी, तो ये r² dq। ठीक है, अब आप बताओ कि क्या इसका, ये तो हमने लिख लिया dE, क्या इस चार्ज जैसा हमने चार्ज यहां पर एक एलिमेंट लिया है ऐसा कोई चार्ज एलिमेंट इसका कोई सिमेट्रिकल पार्टनर होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पॉइंट पर बनाई जाए तो उसका कुछ कंपोनेंट इसके कुछ किसी कंपोनेंट से कैंसिल होने वाला है, कुछ कैंसिलिंग कंपोनेंट है कि नहीं। तो उसके लिए देखो पहले कि इस डीई के दो कंपोनेंट तो बनेंगे ही बनेंगे, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इसका इधर बन। ठीक है, अब मान लो कि हमने यहां पर जितनी डिस्टेंस पर ये है इतनी ही डिस्टेंस पर एक और चार्ज एलिमेंट लिया तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगी, उतने ही एंगल पर थीटा पर ये भी नीचे बनेगी, और इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा और दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा। इसका मतलब कैंसिलिंग कंपोनेंट है, और कैंसिलिंग कंपोनेंट है तो एडिंग कंपोनेंट देखो है क्या, हाँ इसका भी एक कॉस है, मतलब ये डीई कॉस थीटा और ये भी थीटा है तो इसका भी डी कॉस थीटा ऐड हो रहा है, मतलब इसका डी कॉस थीटा अगर हम पता करें तो वो एडिंग कंपोनेंट है और डी साइन थीटा इसका क्या है, कैंसिलिंग कंपोनेंट है। ये बात सबको समझ में आ रही होगी कि हम लोग हमेशा कोई भी चार्ज एलिमेंट लेने के बाद हम देखते हैं कि उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो चार्ज एलिमेंट ले लिया ये, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर देख लिया ये, इसके दो कंपोनेंट्स हमारे पास दिख रहे हैं कि एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर। अब इस चार्ज का पार्टिकल का कोई सिमेट्रिकल चार्ज एलिमेंट देखो कि क्या इस सिस्टम में प्रेजेंट है कहीं पर कि नहीं। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम इसको एक्स एक्सिस माने तो इस एक्सिस के अबाउट देखा जाए तो जितना पोर्शन इधर है उतना ही इधर है, तो इसका मतलब इसका एक सिमेट्रिकल पार्टिकल इधर मिल सकता है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, और इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा। तो ये वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट से तो कैंसिल हो रहा है, ये वाला कंपोनेंट दूसरे इस वाले कंपोनेंट से ऐड हो रहा है, तो इसका डी कॉस थीटा और इसका डी कॉस थीटा ऐड होगा। इसका मतलब डी कॉस थीटा एडिंग कंपोनेंट है एंड डी साइन थीटा आपका जो है वो कैंसिलिंग कंपोनेंट है। तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, जो कैंसिल हो रहा है उसको हमें इंटीग्रेट करके ऐड करने की जरूरत नहीं, उसके रिजल्ट तो जीरो आएगा। तो डी जो है के क्यू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इस डी क्यू को हम यहां पे पहले लिख देते हैं, के डी क्यू को क्या लिखेंगे, लेमडा डी एस अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अब हम इसका एडिंग कंपोनेंट्स क्या है, डीई कॉस थीटा, क्योंकि एडिंग कंपोनेंट्स को हमें इंटीग्रेट करना है तो डीई कॉस थीटा, तो के लेमडा डी एस अपॉन आर स्क्वायर, ये तो हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, कॉस थीटा। अच्छा, तो हमने तो केवल इतना पोर्शन की बात की ना, इस पोर्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या इस पोर्शन को यहां से लेके यहां तक हम वेरी करा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर लेके चले आए इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ लेके चले आए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, सारे इसको यहाँ से लेके यहाँ तक हम मूव करा सकते हैं। और जब हम मूव कराएंगे तो देखो हमारा थीटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब जैसे ये यहाँ जाएगा तो उसका थीटा क्या होगा, बदलेगा। वो यहाँ आएगा तो थीटा क्या होगा, बदलेगा। यहाँ आएगा तो थीटा क्या होगा, बदलेगा। इस पॉइंट पर आएगा तो थीटा क्या होगा, बदलेगा। इसका मतलब थीटा तो वेरिएबल है ही,
और हम ये देख रहे हैं कि यहां पर इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल मिल गए, 2 वेरिएबल, एक ds है और एक थीटा वेरिएबल। और याद करो हमने बताया था अभी कि जब एडिंग कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो हो सकता है इक्वेशन में आपके पास एक से अधिक वेरिएबल्स आ जाए, तो उन सबको हमें एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है। अगर हम इस ds को इंटीग्रेट कर देंगे यहां से लेके यहां पर तक तो भी आ जाएगा 2πr/3, तो उससे भी काम कर लेंगे, लेकिन यहां पर थीटा भी वेरिएबल है और ds भी वेरिएबल है। तो क्या हम इस ds को थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 2 वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को दूसरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। तो अब हम पहले इस ds को किस में कन्वर्ट करें, थीटा में। और देखो आप, ये पॉइंट है और इस पॉइंट से इतनी डिस्टेंस पर ये एक आर्क है, उस आर्क की लेंथ क्या है, ds। तो क्या अगर हम इसको यहां से मिलाएं, थोड़ा सा हम डायग्राम इसका बड़ा बनाते हैं, ये आपके पास ds है, ds हमने थोड़ा बड़ा बना दिया, और इसके सेंटर से देखा जाए तो इसको हम बोल रहे थे कि इसका यहाँ से एंगल था थीटा। क्या अगर हम इसको इस पॉइंट से मिला दें, इस पॉइंट से मिला दें, तो ये एंगल आपका डी थीटा होगा, ये ds है और ये क्या होगा, r। तो याद करो क्या होता है, एंगल थीटा ds/r, तो ds इज इक्वल टू r डी थीटा। तो देखो इस ds को हम r डी थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर डी थीटा के फॉर्म में लिख लिया इसका मतलब थीटा को वेरिएबल, थीटा जो वेरिएबल था उसी फॉर्म में हमने ds को भी रिप्रेजेंट कर लिया। तो अब हमारे पास 2 वेरिएबल में से ये सिस्टम एक वेरिएबल में आ जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई कि ds आपका आर्क था, तो इस आर्क को हम r डी थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको हम हटा दे रहे हैं यहां से। तो अब देखिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, DE cos थीटा इक्वल टू K लेमडा, ds के जगह पर क्या लिखेंगे, R डी थीटा अपॉन R स्क्वायर, जो फॉर्मूला था वो लिखा, इनटू cos थीटा। ठीक, तो डी cos थीटा, थोड़ा सा इसको हम और वो कर लें, तो r से यहाँ पर एक r कैंसिल हो रहा है, देखो, तो k लेमडा बाई r cos थीटा डी थीटा, और ये हो जाएगा DE cos थीटा। ठीक, अब अगर हमें इस डायरेक्शन में ही सब कुछ दिख रहा है कि DE cos थीटा, इस पूरे आर्क के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इसी डायरेक्शन में आएगी, और इस डायरेक्शन में सबको ऐड करने पर आ गई ये E। तो इस E को अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें एक प्रॉपर लिमिट में, तो ये क्या मिल जाएगा, E। ठीक है, और वो E इनफैक्ट x एक्सिस डायरेक्शन में होगा, तो DE cos थीटा को ही ऐड करना है। क्यों, क्योंकि कुल मिला के जो एडिंग कंपोनेंट है वो DE cos थीटा ही है, DE sin थीटा तो कैंसिल हो जा रहा है, तो इसका रिजल्ट तो हमें मिलना ही नहीं है। जो एडिंग कंपोनेंट है उसी को तो ऐड करोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो DE cos थीटा इंटीग्रेट करना है, तो k लेमडा बाई r, ये सब तो आपका कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है 1/4πε0, लेमडा कांस्टेंट है, r इस आर्क का रेडियस है, तो बस केवल बचा क्या, इंटीग्रेशन cos थीटा, और एक प्रॉपर लिमिट में काम करना है। तो अब बताओ प्रॉपर लिमिट क्या होगी आपके पास, यहां पर ये पूरा एंगल कितना है, बोलिए, ये पूरा का पूरा एंगल आपके पास 120 डिग्री। तो अगर हम इसको इधर जाएं और इधर आएं, मतलब इस एक्सिस के इधर जाएंगे तो क्या होगा, -60 डिग्री, और इधर जाएंगे तो क्या होगा, +60 डिग्री। अगर हम -60 डिग्री से +60 डिग्री तक इस एंगल को वेरी करा दें तो ये पूरा का पूरा आर्क हम लोग कवर कर सकते हैं। देखो लिमिट हमने बनाई -60 डिग्री से कहां पर,
प्लस 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमने माना था कि ये एक पॉइंट है, ये लाइन है जो इसको दो भागों में ब्रेक कर रहा है, जिसके सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स थे, इसका सिमेट्रिकल पार्टनर इधर, इसका सिमेट्रिकल पार्टनर इधर, और वो किसके अबाउट था? वो इस लाइन के ही तो अबाउट था। इसका मतलब जब हम इधर आ रहे थे तो एंगल नीचे आ जाता, जब ऊपर जा रहे थे तो एंगल इधर, एंगल इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे थे और एक एंगल इस डायरेक्शन में मेजर हो रहा था। ये ध्यान रखिए, इस बात को मैं फिर से बता रहा हूं कि देखो, इधर से हम जब इस एलिमेंट को कवर कर रहे थे तो हमको इधर एंगल मूव कराना था। क्यों? क्योंकि हम अब एंगल के बारे में बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारा इक्वेशन जो है वो एंगल के वेरिएबल में आ गया, मतलब थीटा के वेरिएशन में आ गया है। तो हम इस एलिमेंट को कवर करना है तो हमको इस डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूव करना होगा, और इन सब एलिमेंट्स को कवर करना होगा तो हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना होगा। तो अगर मूवमेंट हमारा दो अपोजिट डायरेक्शन में है तो लिमिट भी हमारी ये 0 एंगल मान लो, तो 120 डिग्री मानना है तो इस पॉइंट पर हम 60 डिग्री बोल देंगे और इस पर माइनस 60 डिग्री। तो माइनस 60 से प्लस 60 तक वेरी करा देंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो माइनस 60 डिग्री टू प्लस 60 डिग्री हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। अब हम यहाँ पर एक जनरल रिजल्ट निकाल लेंगे, इसके बाद तो फिर इस क्वेश्चन का स्पेसिफिक रिजल्ट निकालेंगे। के लेमडा बाई आर कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा। और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? लिमिट माइनस 60 डिग्री टू प्लस 60 डिग्री। ठीक, के लेमडा बाई आर साइन 60 डिग्री माइनस साइन ऑफ माइनस 60 डिग्री के लेमडा बाई आर, और साइन ऑफ माइनस 60 इधर आ जाएगा प्लस 60, तो ये क्या आ जाएगा? 2 साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद 2 को अब इधर ले लो, के लेमडा बाई आर, और साइन 60 की वैल्यू जो है वो √3/2 ऐसे हम लोगों ने लिख लिया। अब इसे हम लोग 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लिया। और लेमडा को क्या लिखेंगे? क्योंकि हमें सारी चीज़ इसी फॉर्मेट में काम करनी है, तो लेमडा को 3q/2 पाई आर, लेमडा की जगह पर लिखेंगे हम लोग 3q/2 पाई आर, लेमडा लिख लिया। और यहाँ पर एक आर पहले से भी था अपॉन में, तो हमने इसको क्या कर दिया? आर स्क्वायर बना दिया। ठीक है, तो ये q लिखा, ये 2 लिखा, k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेमडा की जगह पर 3q/2 पाई आर, और एक आर पहले से था यहाँ पर तो वो आर स्क्वायर, और इसके बाद फिर क्या आ गया? √3/2। ठीक, अब देख लो कि इसमें क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, और जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करके हम लोग अपना काम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये आ जाएगा कितना? अब देखो, ये 2 से 2 कैंसिल, और इसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो ऊपर क्या आ जाएगा? 3√3q अपॉन इस 2 से ये 2 कैंसिल, और इसके बाद 4 × 2 ये आ जाएगा 8, पाई और पाई है तो पाई स्क्वायर, और ये आएगा एप्सिलॉन नॉट, और इसके बाद यहाँ पर आ रहा है आर स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखो कि ये तो हमारे पास जब 120 डिग्री पर ये आर्क था तब का था। अगर हमें मान लो कि कोई ऐसा आर्क है और वो कितना भी लेंथ का है, ऐसे है ये, हम इतना मान सकते हैं किसी भी आर्क को कहीं पर भी बनाओगे तो उसके बीचों बीच एक लाइन बनाई जा सकती है, और इसका ये वाला पॉइंट जितना थीटा प्लस में होगा उतना ये वाला पॉइंट थीटा माइनस में, तो ये प्लस थीटा अगर जाके मिलेगा तो ये कहाँ मिलेगा? माइनस थीटा। तो हमारे पास जो DE अक्सर जो एलिमेंट मिलेगा वो तो इसी डायरेक्शन में मिलना है, तो इसी डायरेक्शन का जो हमें काम करना है। तो देखो, हमने यहाँ पर थीटा के लिमिट 60 और -60 रखा था, यहाँ पर हम ये थीटा की लिमिट ऐसे लिख लें तो हमें एक जनरल रिजल्ट मिल सकता है। तो E = हमारे पास आ जाएगा
के लेमडा बाई आर और ये साइन थीटा और इस पर लिमिट रख दो -θ टू +θ। ठीक है, तो के लेमडा बाई आर और ये साइन थीटा और माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा, ये k की जगह पर हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो भी होगा लिख लो, पुट करना है पुट कर लो, या फिर आप ऐसे ही रखो और ये आ जाएगा 2k लेमडा बाई आर साइन थीटा, ये ई आ जाएगा। इस पर हम लोग अगले क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। और ध्यान रखना कि ये थीटा क्या है, ये थीटा इस आर्क को पहले बीचों बीच काटो, ऐसा ना हो कि बहुत से लोग इसको ये थीटा पूरा मान लेंगे, पूरा थीटा नहीं लेना है हमें। ये थीटा जो हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन किया वो केवल ये वाला है। तो अब इस कोई भी आर्क है, जैसे मान लो आपके पास ऐसे है, इस पर इतना पोर्शन जो आर्क बना है, तो ये आर्क आपका अगर बीचों बीच कट करोगे तो हमारे लिए वो थीटा क्या होगा, एक 45 डिग्री और ये दूसरा होगा -45 डिग्री। हम इधर जा रहे हैं 45 या इधर जा रहे हैं तो -45, कुछ भी लेके हम अपना काम कर लेंगे। तो हमारा थीटा जो रखना होगा वो 45 रखना होगा। तो यहाँ पर थीटा जो है वो आर्क को बीचों बीच कट करने के बाद हमें 2 सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स मिल गए, एक सिमेट्रिकल ये है, दूसरा सिमेट्रिकल कंपोनेंट ये हुआ, और ये हमें कवर करना होगा +θ से और ये कवर करना होगा -θ से। तो एक्चुअल में ये पूरा का पूरा डिस्टेंस 2θ है और 2θ को हम यहाँ पर बात कर रहे हैं थीटा। तो अगर एंगल इन दोनों के बीच का ये वाला एंगल अगर 2θ है तो हम वहाँ पर फॉर्मूले में थीटा यूज कर रहे हैं। तो ये रिजल्ट हम लोग एक जनरल रिजल्ट के तौर पर यूज कर सकते हैं। और इसी को अगर आपने 60 डिग्री और -60 डिग्री पुट कर दिया तो वहाँ से हमें रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि देखो 60 डिग्री और -60 डिग्री पुट किया तो वो भी दोनों भी तो ऐड हो गया, 2 sin 60 तो आया, मेन रिजल्ट तो वही आया, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पुट कर दो, ये वाला रिजल्ट आएगा। इसमें ये सारी वैल्यूज पुट कर दोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड डिस्क। और यहां पर ध्यान रखो कि जो डिस्क है वो डिस्क आपका एक नॉन कंडक्टर है, एक प्लास्टिक की डिस्क है, उसके बारे में बात करना है। ठीक, मान लो कि आपके पास ये एक डिस्क है और डिस्क पर चार्ज यूनिफॉर्मली ऐसे ये हमारा डिस्क है ये। ठीक, इस डिस्क का अपना कुछ रेडियस भी है, ठीक है, इसका सेंटर है और इसका अपना एक रेडियस है। इस रेडियस को हम नाम देते हैं R। ठीक है, इस डिस्क का सेंटर एक एक्सिस होगी, ये डिस्क इस मान लो एक तस्तरी है और तस्तरी के बीच से एक लाइन बना दिया हमने, तो ये है, ये पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है और इस डिस्क से कितना डिस्टेंस पे है, ये x डिस्टेंस पे। ठीक है, तो अब सबसे पहले कि अब तो ये सरफेस आ गया और चार्ज इसके ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो पूरा का पूरा जो चार्ज इसके ऊपर है वो पूरा चार्ज है Q, और ये Q चार्ज इसके ऊपर ऐसे फैला हुआ है हर जगह इसके सरफेस के ऊपर। और ये ध्यान रखना कि हमने बात की है प्लास्टिक डिस्क है ये। अगर ये कंडक्टर होता तो कंडक्टर के दोनों फेस पर चार्ज होता, लेकिन ये प्लास्टिक डिस्क है और ये नॉन कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो इसके एक सरफेस को ही हमने चार्ज किया है तो चार्ज उसके उसी सरफेस पर पड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन कंडक्टर है और ये कहीं मूव चार्ज नहीं करेगा इसमें, तो इसका रिजल्ट कुछ जो आएगा वो अलग होगा। मतलब अगर हम कंडक्टर मान लेंगे तो उस केस में उसका रिजल्ट कुछ अलग आएगा। ठीक है, तो ये हमारा नॉन कंडक्टर मैंने बात किया है। मान लो कि ये प्लास्टिक के एक डिस्क है, ठीक है, और इसके सेंटर से
ये सेंटर इसका O है, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो याद करो कि अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने एक रिंग के वजह से कि उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता किया था। तो इसको करने से पहले जो हमने कंसेप्ट डेवलप किया था उस कंसेप्ट पर काम करें कि टोटल इसका एरिया अगर S है, इसका टोटल एरिया S या A है, तो मान लो कि इसका चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया जो होगा उसको हमने नाम दिया था सिग्मा। तो सिग्मा क्या होगा, Q बाई इसका एरिया है A, ठीक, इसे हम Q बाई A लिखेंगे। और इसे A अगर मान लो बात करना है तो A क्या होगा, Q अपॉन इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि डिस्क है उसका रेडियस r है तो पाई आर स्क्वायर सिग्मा, ये आपके पास आ गया। तो अब अगर हमने यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट लिया तो उस चार्ज एलिमेंट पर हमें कितना चार्ज मिलेगा, उस चार्ज को कैलकुलेट करेंगे तो उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस काम को करने से पहले हमें अब एक काम ये करने जा रहे हैं कि इस पर हमें एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट लेना है और उस चार्ज एलिमेंट के वजह से पहले यहाँ पर देखना है। ठीक, तो चार्ज एलिमेंट कैसे सेलेक्ट किया जाए, चार्ज एलिमेंट इसके सरफेस पे कैसे लिया जाए। तो क्या इस पर हम एक रिंग ले लें, ऐसा इस तरीके से एक हम यहां पर रिंग ले लें। और इस रिंग का आपके पास जो रेडियस है उस रेडियस को हमने नाम दे दिया, इस रिंग के रेडियस को हमने नाम दिया A। या इस रिंग के रेडियस को हमने नाम दे दिया R दे देंगे, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा, वेरी भी कराया जाएगा इसको भी। इसका रिंग का रेडियस हमने नाम दे दिया R। और इस रिंग के वजह से देखो ये रिंग है, हमने इसको बना रहे हैं, हम इसका कॉर्न इसका बना दे रहे हैं ऐसे, ये हमारा रिंग है। और इस रिंग के वजह से इसके एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने सीखा था। तो इस रिंग को कैसे बनाया जाए, अगर ये इतनी डिस्टेंस हमने R ली और थोड़ा सा dr और आगे जाके हमने ये वाली बात कर दी कि ये डिस्टेंस हमारा क्या है, dr है, तो ये एक हमें रिंग मिल जाएगा, क्योंकि R के बाद थोड़ा और आप ऊपर जाके और उसके बाद फिर हमने एक सरफेस कट कर लिया तो हमें क्या मिल जाएगा, रिंग। तो ये रिंग पर चार्ज कितना है पहले ये पता करें, क्योंकि देखो एक छोटा सा सरफेस ये भी मिल चुका है हमें, तो इस सरफेस के ऊपर कितना चार्ज है ये पता करो। तो पहले ये सरफेस एरिया कितना है ये पता करना चाहिए। तो इस रिंग का सरफेस एरिया अगर मान लो कि डेल्टा ए है या DA है, तो वो DA क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग, सरफेस एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग। क्योंकि हमने एलिमेंटल चार्ज की बात की तो एलिमेंटल रिंग जो है उसका सरफेस एरिया DA, और ये DA क्या होगा, अगर हम इसका ये पता कर लें कि इसका सरकमफ्रेंस कितना है, तो ये हो जाएगा 2 पाई R, और इस R में हल्का सा dr हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये एरिया मिल जाएगा, क्योंकि ये 2 पाई R, और इसमें हम याद करो कि भाई देखो ये एक लाइन है, इस लाइन में अगर हमें मान लो इसका एरिया ये पता करना है, ये लेंथ A है और ये B है, तो इसका एरिया क्या होता है, हम पहले ये लिखते हैं और इसके बाद इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, A इंटू B, तो ये एरिया मिल जाता है। तो हमने क्या किया, इसका एक सरफेस लिखा और ये सरफेस अभी आगे कितना गया है, तो ये सरफेस आगे कितना गया था, B डिस्टेंस गया, तो A इंटू B कर दिया। तो ये हमने लिखा 2 पाई R, और ये आगे कितना गया, कितना आगे जाने के बाद ये एलिमेंट बना तो dr, तो 2 पाई R इंटू dr हो गया, तो DA रिंग का सरफेस एरिया मिल गया। तो अब हमारे पास इसके अंदर कितना चार्ज होगा, dq, और वो dq किसके बराबर होगा, सिग्मा इंटू DA, और सिग्मा क्या है, सिग्मा ऐसे हम लिख लेते हैं सिग्मा इंटू DA, तो सिग्मा और DA क्या है 2 पाई R dr, सिग्मा के फॉर्म में ही अपना काम करेंगे। ठीक, तो ये dq आ गया।
अब इस DQ चार्ज के वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने बहुत पहले ही देखी हुई है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ही आएगी। अब हम यहाँ पर उस चीज़ को लेने की ज़रूरत नहीं कि इसका एडिंग कंपोनेंट और कैंसिलिंग कंपोनेंट नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिस्क छोटे छोटे रिंग के कॉम्बिनेशन से मिलके बना हुआ ये माना जा सकता है। एक छोटा सा रिंग यहाँ, फिर एक रिंग यहाँ, ऐसे रिंग मान लो पूरा, तो ये पूरा रिंग को बढ़ाते चले जाओगे तो ये पूरा का पूरा हमारे पास डिस्क कंप्लीट हो जाएगा। तो इस रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक छोटे से रिंग के वजह से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में मिलेगा। इसका मतलब रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड पता करो और इस रिंग को वेरी करा दो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हर एक रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी और वो हमें मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल रिंग, उसको हम बोलेंगे DE। तो DE क्या होगा? अभी आपने देखा था कि एक रिंग के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था Q इंटू एक्स अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2 था। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो चार्ज कितना है, वहां पर Q चार्ज था उस रिंग पर, यहां पर चार्ज कितना है DQ। तो लिखेंगे DQ इंटू कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस रिंग का रेडियस कितना है r, और वहां पर क्या था, उस रिंग का रेडियस a था, तो यहां पर हम लिखेंगे r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। तो ये तो आपके पास आ गया DE। लेकिन अब इस DE को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, और इसमें किसको वैरी कराना है, इस R को वैरी कराना है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके कैपिटल R तक। अगर हम यहाँ से लेके इसको ऐसे वैरी करा के इस पॉइंट तक लेके चले जाएंगे तो सारे के सारे जितने रिंग बने हैं उन सारे रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर हमें मिल जाएगी और ऐड हो जाएगी, क्योंकि हर एक रिंग के वजह से एडिंग कंपोनेंट ही मिल रहा है। ठीक, तो DE आ गया। अब हमें अगर E पता करना है तो E पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा DE को, और DE को इंटीग्रेट करना मतलब हमारे पास इस तरीके से DQ, और DQ को भी लिख लेते हैं। DQ को हम लोग ऐसे लिख लें यहाँ पर, क्योंकि DQ भी वेरिएबल के फॉर्म में है। तो DQ हमारे पास है सिग्मा इंटू 2 पाई R dr, 2 पाई R dr इंटू x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। ठीक है, अब देखो जो कुछ कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, और यहाँ से हमें जो मिल रहा है उसको हम लोग लिखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, पाई इस पाई से कैंसिल हो सकता है, R कहीं कैंसिल नहीं है, तो ये हो जाएगा x कांस्टेंट है, तो हम लोग जो कांस्टेंट है बाहर निकालो, बाहर निकालो, सिग्मा इंटू एक्स बाहर आ जाएगा, और साथ में हमें और क्या बाहर आ जाएगा, 4 एप्सिलॉन नॉट, ये भी बाहर आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा बाहर, x बाहर आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल ही हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास इंटीग्रेशन में 2r dr अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 ये बचेगा। हमने 2r क्यों लिखा है अभी उसका रीजन समझ में आ जाएगा, 2 को भी बाहर निकाल दोगे तब भी कोई बात नहीं है। ठीक, अब इसको देखो, इसे हमें इंटीग्रेट करना है, मतलब ऊपर हमारे पास r dr का फंक्शन है, dr वेरिएबल है, dr एक ही वेरिएबल में हमने e को लिख लिया है, तो d एक ही वेरिएबल में है। तो अब हमें केवल और केवल इसको इंटीग्रेट करना, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके r रेडियस तक अगर इंटीग्रेट कर देंगे, इस स्मॉल r को वेरी करा देंगे 0 से लेके कैपिटल R तक, तो हमारे पास पूरा पूरा ये एक डिस्क कंप्लीट हो जाएगी। मतलब इस रिंग से डिस्क हम बना सकते हैं 0 से लेके R तक अगर इंटीग्रेट कर दें तो। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन सीखना है बेसिकली। अब आप देखो इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए, क्या किया जाए इसमें। अगर हम इस पोर्शन को ऐसे लिखें,
आर स्क्वायर प्लस, मान लो कि हम इसी का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, हम इस पोर्शन को ही अब इंटीग्रेट करना चाहते हैं और इसके बाद जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट आएगा उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। और ये देखिए, मान लो कि हमारे पास ये इंटीग्रेशन है 2r dr अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 ये है। तो अब हम इसको मान लेते हैं कि लेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है आपके पास t। मान लिया कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, t के बराबर। तो थोड़ा डिफ्रेंशिएट करो t के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2r dr, और ये x तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, ये डिफ्रेंशिएशन 0, और ये t है, t के रेस्पेक्ट में करोगे तो आ जाएगा ये 1, और यहाँ पर ये आता dt, और इस t के रेस्पेक्ट में करोगे तो आपके पास आ जाता 1, और t को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ऐसे हम लोग लिखते हैं, एक स्टैंडर्ड तरीका है इस बात को लिखने का कि इसको इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करो तो ये 2r dr इक्वल टू dt। तो ऊपर देखो 2r dr है और ये आ गया dt, और यहाँ पर क्या है, t के पावर 3/2। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2r dr की जगह पर dt, और ये है t के पावर 3/2। अब इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर -3/2 dt, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, t के पावर -3/2 प्लस 1, तो t के पावर -1/2 डिवाइड बाई -1/2। तो क्या इसे हम लिख लें, माइनस बाहर निकाल दो, 2 बाहर निकाल दो, और 1/t के पावर 1/2, ठीक। और इसको हम ऐसे लिखें -2 और 1/t जो है, t को हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम ऐसे लिख लें रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, -2 1/√r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास पूरा इंटीग्रेशन का रिजल्ट आया। अभी इस पर हम लिमिट नहीं लगाए हैं क्योंकि इसकी लिमिट लगानी है 0 से किस पर, r पर। तो अगर हमें 0 से r लगाना है, अभी हमने जब t के फॉर्म में कर दिया तो हमारे पास लिमिट तो r का था, और हमने इसको t एक नया कांस्टेंट के फॉर्म में किया तो लिमिट हमने हटा दी, लेकिन फिर से हमारी इक्वेशन जो इंटीग्रेशन था वो r के फॉर्म में आ गया। तो हम लोग 0 से इस r पर इसकी लिमिट लगा देंगे, और इसके बाद जब इसको हम देखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। अब इसको हम यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं, पूरी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास अब आ जाएगा ये e -2 सिग्मा x अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। और इसमें एक बार r करना है तो 1/√r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एक बार r की वैल्यू को 0 करना है तो वहाँ पर आ जाएगा -1/, जब r की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो उस केस में √x स्क्वायर और √x स्क्वायर बचेगा, x तो 1/x आ जाएगा, ठीक। तो e हमारे पास क्या आने वाला है, अब देखो माइनस को मल्टीप्लाई कर दो और x को भी उधर ही लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा, और 2 से 4 को कैंसिल कर दो तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तो आ गया। x माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला पहले हो जाएगा और ये वाला बाद में, तो ये हो जाएगा 1 - x डिवाइडेड बाई √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये रिजल्ट आया, ठीक है। तो अब हम लोग e जो है उसका रिजल्ट हमें जो मिल रहा है वो ये है। इस रिजल्ट से हमें बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, और क्या क्या है ये देखते हैं। मतलब एक डिस्क के वजह से उसके एक्सिस के किसी पॉइंट P पर जो उससे x डिस्टेंस पर है उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है, जो वैल्यू है वो ये मिलेगी। तो ये हमें मिल रहा है। अच्छा, मान लो कि अब आपकी जो डिस्क है वो इनफाइनाइटली लार्ज हो गई, इतनी बड़ी हो गई, मतलब जब बहुत ज़्यादा बड़ी, अगर इनफाइनाइटली लार्ज डिस्क हो गई तो उस केस में अगर हम ये बोलें कि इफ़
आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है, जबकि एक्स हमारा जो है वो फाइनाइट ही रहे, एक्स जो है वो फाइनाइट ही हो। तो आर इनफाइनाइट मतलब डिस्क जो है बहुत बड़ी रेडियस की हो जाए और उसके किसी एक्सिस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना हो तो वो एक फाइनाइट डिस्टेंस हो, ठीक। तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, अगर आर इनफाइनाइट है और एक्स फाइनाइट है तो हम ये बोल सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये नियर अबाउट किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर के, ठीक है। तो उस केस में हम ये बोल सकते हैं इनफाइनाइट हो गए तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर ये इनफाइनाइट ही मान लिया है तो उस केस में ये पूरी की पूरी वैल्यू हम मान लेंगे, हाँ ठीक है, आर स्क्वायर के, और आर स्क्वायर इनफाइनाइटली है तो ये आर अगर इनफाइनाइट है तो आर स्क्वायर भी क्या होगा, इनफाइनाइट। तो ये पूरा टर्म अपॉन में क्या आ गया, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट से अगर किसी भी टर्म में डिवाइड करोगे तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, और जब ये जीरो आ जाएगा तो उस केस में हमारे पास ई की वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस रिजल्ट को हम लोग जब गॉस लॉ पढ़ेंगे तो गॉस लॉ के एप्लीकेशन से भी, गॉस लॉ को यूज करके भी एक हम लोग नॉन कंडक्टिंग सीट के सरफेस, एक लार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट होगी, उसके सरफेस के किसी नज़दीक के किसी पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं तो उसका फॉर्मूला भी यही आता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस चीज़ को सोचने का एक तरीका और भी है, उसका तरीका ये है कि अगर हम ये सीट का रेडियस आर ही रखें लेकिन इस एक्स को हम एकदम सीट के नज़दीक कर दें, सीट के नज़दीक कर दें, मतलब एक बड़ी से रेडियस की आपके पास मान लो कि इतना ही रेडियस है, मान लो सपोज करो कि हमारे पास इतना रेडियस का ये एक सीट है और इसकी एकदम नज़दीक के किसी पॉइंट, एकदम नज़दीक के पॉइंट, तो नज़दीक का पॉइंट इसके रेडियस के कंपैरिजन में उसका जो डिस्टेंस होगा वो जीरो ही होगा। तो उस केस में इसे हम एक तरीके से और समझ सकते हैं कि अगर हम ये बोल दें कि इफ़ x इक्वल टू जीरो, मतलब इसे हम नज़दीक इतना कर दें कि उसके कंपैरिजन में, r के कंपैरिजन में x जीरो मान लिया जाए, तो x अगर जीरो मान लिया जाएगा तो उस केस में हमारे पास e क्या होगा, e x इसको जीरो कर दोगे तब भी आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या देखे, एक रिंग के एक्सिस पर, एक चार्ज रिंग था, उसके एक्सिस पर किसी एक्सिस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी उसका फॉर्मूला देखे। हम लोगों ने एक आर्क, अगर चार्ज आर्क है उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के किसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज आर्क की वजह से कितना बनेगा उसका हम लोगों ने फॉर्मूला देखा। और लास्ट में हम लोगों ने एक डिस्क है, नॉन कंडक्टिंग डिस्क है, उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा इसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा। लेकिन इन सभी में हमने यूज किया है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन को कैसे यूज किया जाएगा, कब हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे, कब हम लीनियर चार्ज डेंसिटी लेंगे, कब हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेंगे, इसको हमें समझना होता है। प्लस हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी होती है कि एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट कैसे हम लें और उस चार्ज एलिमेंट के वजह से उस पॉइंट पर, जिस गिवन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और उसके एडिंग कंपोनेंट देखो, उसके कैंसिलिंग कंपोनेंट देखो। कैंसिलिंग कंपोनेंट जो कैंसिल हो रहा है तो उसको ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐड करोगे तो कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा। एडिंग कंपोनेंट निकालो, एडिंग कंपोनेंट को सिंगल वेरिएबल में रखना, हो सकता है कि 2 वेरिएबल में आ जाए तो उसे हम सिंगल वेरिएबल में रखेंगे और इसके बाद फिर हम उसे एक प्रॉपर लिमिट के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट कर देंगे। विद इन द प्रॉपर लिमिट इंटीग्रेट करोगे और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपका फाइनल रिजल्ट होगा। और उस रिजल्ट को आने के बाद हम लोग उस पर डिफरेंट वेरिएशन करके उसकी एनालिसिस भी करें, जिससे कि हमारे पास और कुछ नए रिजल्ट्स मिल सके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग एक लाइन चार्ज, फाइनाइट और इनफाइनाइट लाइन चार्ज पर के अगल बगल अलग अलग पॉइंट्स पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे। इसके बाद के लेक्चर में हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स पर बात करेंगे। थैंक यू।